मिस सनाया के जाने के बाद रूही ने विक्रांत की तरफ देखा। विक्रांत को भी सनाया की बात सुनाई दी गई थी। फिर बगैर कुछ कहे आशीष और रूही वहां से बाहर चले गए। विक्रांत अकेला ही खड़ा एकटक उस खाल उतरी औरत की बॉडी को देखते हुए मन में कुछ सोचने लगा। कुछ देर बाद विक्रांत फिर वहां से पुलिस स्टेशन लौट आया। अभी नाइट ड्यूटी पुलिस वाले ही कोलायत पुलिस स्टेशन में मौजूद थे। रात के 12 बजने को है, लेकिन विक्रांत अभी भी अपने कैबिन में बैठा काम कर रहा है। तभी अचानक विक्रांत का फोन बजा। रूही का कॉल देख विक्रांत कॉल अटेंड करते हुए बोला, हेलो। हेलो, सोई नहीं क्या तुम अभी तक? रूही ने विक्रांत से पूछा, जिसके जवाब में विक्रांत ने कहा, नहीं। खाना वाना खाया या फिर? और देवराज सर ने कुछ कहा? रूही ने विक्रांत से पूछा, नहीं, मैं घर नहीं गया, अभी स्टेशन में ही हूं। विक्रांत ने रूही से कहा, जिसे सुनकर रूही ने चौंक कर कहा, व्हाट? तो मुझे भी बता देते ना, मैं भी आ जाती तुम्हारी हेल्प करने के लिए। नहीं, मुझे लगा तुम थक गई होगी तो बस नहीं कहा। खैर, अभी मैं काम करता हूँ, हम सुबह मिलते हैं। विक्रांत इतना कहकर कॉल कट करने ही वाला था कि तभी इतने में सामने से रूही जल्दबाजी में कहने लगी, नहीं, मैं अभी आती हूँ, वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। इतना कहकर विक्रांत ने कॉल काटा और फिर वापस से अपने काम में लग गया। विक्रांत के सामने हाई क्लास सोसाइटी के लोगों की प्रोफाइल थी। वो सभी प्रोफाइल को पर्सनली चेक करने लगा कि किसी का लिंक ट्राइबल हिल एरिया में होने वाली एक्टिविटीज से मिलता है या नहीं। तभी कांस्टेबल हाथ में चाय का कप लेते हुए आया और चाय टेबल पर रख दी। विक्रांत सर, आपसे एक बात पूछूं? ये सुनकर विक्रांत ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए चाय का कप हाथ में उठाया। हमारी बीवी का भी 9वां महीना चल रहा है। अभी कॉल आया, उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई है, तो हम घर जाकर वापस आए। यह सुनकर विक्रांत ने उसकी तरफ दया भाव से देखा। एक काम करो, कुछ दिन की लीव ले लो। नहीं नहीं सर, लीव नहीं, उस कांस्टेबल ने कहा, जिसके जवाब में विक्रांत ने कहा, लेकिन तुम्हें लीव की जरूरत है, तुम घर पर अपनी बीवी को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। सर, जरूरत तो आपको भी है। इतना कहकर वो कांस्टेबल बाहर चल दिया, लेकिन उस कांस्टेबल की बात विक्रांत के दिमाग में घर कर गई। कांस्टेबल ने कहा है, मतलब सारे पुलिस स्टेशन में उसी की बातें हो रही हैं। वो परेशान होता हुआ सोचने लगा कि वाकई में मैं इस केस के लिए तैयार नहीं हूं और मुझे लीव लेनी चाहिए। तभी स्क्रीन पर विक्रांत के सामने एक संध्या राठी नाम की प्रोफाइल ओपन हुई, लेकिन विक्रांत का ध्यान अब कहीं और जा चुका था। वो फिर से अपने ख्यालों की दुनिया में उलझता दिखाई देने लगा। वो खड़ा हुआ और उसने बालकनी के पास आकर सिगरेट सुलगा ली। तो वहां से उसे पार्किंग जोन में रूही कार से उतरती दिखी, जिसे देखकर विक्रांत बस रूही को देखते रहा और फिर जैसे ही वापस टेबल पर आया तो उसकी नजर संध्या राठी की प्रोफाइल पर पड़ी। अचानक विक्रांत के होश उड़ गए। विक्रांत ने संध्या राठी के नाम पर लाल रंग का गोला बनाया। तभी रूही दरवाजा खोलकर अंदर आई तो विक्रांत घबराता हुआ बोला, मुझे पता चल गया, वो बिना खाल वाली औरत कौन है। ये सुनते ही रूही ने कहा, सच में? विक्रांत ने रूही को बैठने का इशारा किया, फिर कहने लगा, उसका नाम है संध्या राठी। वो ट्राइबल हिल एरिया में लगी एक फैक्ट्री में करमराज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्वालिटी मैनेजर की पोस्ट पर काम करती थी। ये सुनकर रूही को भी शौक लगा, लेकिन विक्रांत ने जल्दबाजी में मिस सनाया को कॉल कर डाला। सामने से सनाया ने कॉल अटेंड करते हुए कहा, हेलो, क्या हुआ विक्रांत? इतनी रात को कॉल, कुछ अर्जेंट है क्या? क्या उस बिना खाल वाली औरत की उम्र 40-45 साल के बीच में ही? विक्रांत ने कहा, जिसे सुनकर सनाया ने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? क्या तुमने मेरे ऑफिस से फॉरेंसिक रिपोर्ट चुराई है? नहीं, मुझे उस औरत का नाम पता सब मालूम पड़ चुका है, विक्रांत ने कहा। जिसे सुनकर सनाया एकदम से बेड पर खड़ी हुई। विक्रांत की काबिलियत और भ्रमजाल के बीच में सनाया फंस सी गई है। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि इस केस के लिए विक्रांत सही है या नहीं, क्योंकि ना तो सनाया विक्रांत के भ्रमजाल को अनदेखा कर पा रही है और ना ही उसकी काबिलियत को। अगले दिन सुबह सनराइज कॉलोनी में पुलिस की 2 कारें मेन गेट से होते हुए एंटर हुई, जिसमें सबसे आगे वाली कार में विक्रांत और रूही थे और पीछे वाली कार में कुछ जूनियर पुलिस वाले थे। फिर दोनों ही कारें एक घर के सामने आकर रुकी।
जिस घर की नेम प्लेट पर संध्या राठी लिखा था। ये नाम पढ़ते ही विक्रांत ने कहा, यही है उसका घर, चलो चलकर देखते हैं। इतना कहकर विक्रांत ने डोरबेल बजाई, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। आसपास के गली मोहल्ले के लोग भी इकट्ठा होने लगे। सभी लोग पुलिस को सुबह सुबह अपनी कॉलोनी में देखकर हैरान थे। जब दरवाजा नहीं खुला तो एक कांस्टेबल ने दीवार फांद के अंदर छलांग लगाई और दरवाजा खोला। चारों तरफ देखते हुए सभी पुलिस वाले अंदर आए। विक्रांत अपनी टीम के साथ संध्या राठी के घर पर पहुंच चुका था। घर में घुसते ही विक्रांत सबसे पहले लाइब्रेरी रूम की तरफ गया, लेकिन वहां उसे ज्यादा किताबें नहीं दिखी, जिसके बाद सीधा बेडरूम में गया। विक्रांत के पीछे पीछे रूही भी बेडरूम में आ गई, तो उसने अंदर आते ही कहा, पता नहीं तुम्हें बेडरूम से क्या ऑब्सेशन है, जब भी देखो तुम सबसे पहले बेडरूम की तलाशी लेना शुरू करते हो। बेडरूम और लाइब्रेरी ये तो ऐसी जगह हैं जहां तुम किसी भी इंसान को बहुत करीब से जान सकती हो। इंसान के बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि उसे क्या पसंद था क्या नहीं। विक्रांत ने बेड के नीचे की दराज खोलते हुए कहा, और इस बात पर रूही कुछ कहती तभी विक्रांत को कुछ कॉन्डम्स मिले। ये देखकर विक्रांत ने अपने हाथ में दस्ताने पहने। उसके बाद उसने उन पैकेट्स को उठाकर एक पॉलीथिन में पैक किया। तभी रूही को कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर रूही एकदम से पीछे हट गई। उसे पहले तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, फिर उसने विक्रांत की तरफ देखकर कुछ कहना चाहा कि तभी उसने विक्रांत के हाथों में कॉन्डम के पैकेट्स देखे, जिसे देखकर कहा, बहुत ही ज्यादा रंगीन मिजाज की लग रही है मिस संध्या। ये सुनकर विक्रांत ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर कहा, संध्या का कोई एक पार्टनर नहीं बल्कि पार्टनर्स थे, वो कई लोगों के साथ। अभी विक्रांत की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी रूही ने कहा, ओह, और तुम ये इस बेस पर बोल रहे हो क्योंकि तुम्हें इतने सारे फ्लेवर के पैकेट्स मिले, इसलिए मान लिया कि उसे कई पार्टनर्स थे। किसी को जज करना तो कोई तुमसे सीखे। तुम्हारा हो गया तो अब मैं बताऊं कि मैं किस बेस पे बोल रहा हूँ। विक्रांत ने थोड़ा गुस्से में कहा, कमरे में मिलने वाली ये अलग अलग साइज की स्लीपर्स और ये इतने कपड़े, जाहिर सी बात है किसी एक आदमी के तो होंगे नहीं। विक्रांत अचानक बोलते हुए रुक गया। रूही को शर्मिंदगी फील हुई कि कभी कभी वो भी बोलने में जल्दबाजी कर देती थी। तो वहीं दूसरी तरफ क्लैड की कार एक व्हाइट विला के बाहर आकर रुकी, जो कि शहर के बीच में था और काफी बड़ा विला था। वॉचमैन ने दरवाजा खोला और सारी कारें अंदर आई। क्लैड कार से उतरकर अंदर आया, जबकि क्लैड के सारे आदमी बाहर ही खड़े रहे। क्लैड के अंदर पहुंचते ही वहां टेबल पर पहले से 4 लोग मौजूद थे। इन चारों ने मास्क लगा रखा था, जिनमें से एक औरत थी। क्लैड के बैठते ही उस मास्क विमन ने कहा, मिस्टर क्लैड, शहर की अफवाहों पर आपका क्या कहना है? अफवाहों की कोई शक्ल नहीं होती, तो हमें उन पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि मैं तो कहूंगा कि हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, क्लैड ने कहा, जिसे सुनकर बाकी के 3 आदमियों ने हाँ में गर्दन हिलाई। और फिर एक मास्क लगाए आदमी ने क्लैड के सामने एक फाइल रखते हुए कहा, बुलावा आ गया है, आपको आपकी अपनी दुनिया में वापस लौट जाना चाहिए। ये सुनकर क्लैड ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, अभी मेरे यहाँ बहुत से काम बाकी हैं। जब तक मैं उन कामों को पूरा नहीं कर लेता तब तक मैं लौट नहीं सकता। बेशक मैं बीवी और बच्चों को मिस करता हूँ, लेकिन अभी क्लैड की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी अचानक खिड़की का कांच टूटा। एक साथ सभी की नजर उस पर पड़ी तो वहां एक अजीब सा पक्षी था। उसके बड़े पंख और पंजे थे। दिखने में वो काला था, लेकिन उसकी लंबाई सामान्य पक्षियों से कहीं ज्यादा थी, जिसे देखकर क्लैड ने कहा, इसको आजाद किसने किया? ये सुनकर उस मास्क विमन ने कहा, मिस्टर क्लैड, शायद आप भूल गए हैं, इसको आजाद करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये अपने तय वक्त के मुताबिक आजाद हो जाता है, और आपका वक्त हमारी इस दुनिया में खत्म हो चुका है, तो अब आप। ये सुनकर क्लैड ने अपने बैक साइड टंगी पिस्टल उठाई और उस पक्षी को शूट कर डाला, जिसे देखकर सभी चौंक उठे। तो फिर उस मास्क विमेन ने गुस्से में कहा, ये आपने क्या किया? ये सुनकर क्लैड ने उस पक्षी की तरफ देखकर कहा, मुझे डिस्टरबेंस पसंद नहीं है, फिर चाहे वो जानवर हो या इंसान, और वैसे भी ये मरा नहीं, बस जख्मी हुआ है। मुझे बस जल्द से जल्द अपने अधूरे काम खत्म करने। क्लैड की बात सुनकर सभी ने उस तड़पते हुए पक्षी को देखा, जिसके बाद एक आदमी ने कहा, लेकिन आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये आपको नहीं करना चाहिए था। ये आपके वापस लौटने का एकमात्र रास्ता है। अगर ये मर गया तो आप हमेशा हमेशा के लिए अपने बीवी बच्चों से दूर हो जाएंगे। ओह हाँ, मैं तो ये सब भूल ही गया। थैंक्स पार्टनर, याद दिलाने के लिए, क्लैड ने कहा।
वो इन लोगों की बातों पर मन ही मन हंसने लगा। सभी लोग क्लैड को एकटक देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ संध्या राठी के घर से विक्रांत को ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगा, तो विक्रांत ने कार में बैठते हुए कहा, सनराइज कॉलोनी और कोलायत पुलिस स्टेशन के बीच तो काफी दूरी है। यहां से चलकर संध्या कभी उतना दूर नहीं जा सकती। जरूरी हमारे आसपास के 500 मीटर के दायरे में ही मर्डर हुआ था। सीसीटीवी चेक करेंगे तो पता चल जाएगा, रूही ने कहा, जिसे सुनकर विक्रांत ने हाँ कहा और फिर दोनों पुलिस कारें निकल गई। जाने से पहले पुलिस वालों ने संध्या राठी के घर को सीज कर दिया ताकि सबूतों के साथ कोई छेड़खानी ना करे। तो वहीं दूसरी तरफ मिस्टर देवराय कुछ सीनियर लेवल के ऑफिसर्स के साथ हेड ऑफिस में बैठे थे। एक सीनियर ऑफिसर ने मिस्टर देवराय की तरफ देखकर कहा, मिस्टर देवराय, हम दोनों ने लंबे वक्त तक एक साथ काम किया और न जाने कितने केस सॉल्व किए, लेकिन उस बिना खाल वाली औरत का केस बहुत अलग है। और ये बात हम सब जानते हैं कि ये कोई पहला केस भी नहीं है। पुलिस स्टेशन के सामने ये हादसा हो जाए तो हम इसे ज्यादा दिन दबा नहीं पाएंगे। हमें एक ऐसे ऑफिसर की जरूरत है जो इस तरह के केस को अच्छे से टैकल करना जानता हो। अपने सीनियर ऑफिसर की बात सुनकर मिस्टर देवराय ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर कहा, मैंने विक्रांत को डेडलाइन दे दी। अगर वो हमारे हिसाब से फिट नहीं बैठता तो मैं निश्चित ही ये केस किसी और को दे दूंगा। हाँ, यही बेहतर रहेगा। इस बार बात पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत की है, सामने बैठे ऑफिसर ने कहा। जहां एक और मिस्टर देवराय पर भी ऊपर से प्रेशर बन रहा है कि वो जो भी फैसला लें सोच समझ कर लें, तो वहीं दूसरी तरफ अनआइडेंटिफाइड जगह पर बड़ा सा हॉल बना हुआ था जिसके अंदर कई डेड बॉडीज को फ्रिज में रखा हुआ था ताकि उनमें से बदबू ना आए। वहां कई लोग थे। एक काला कपड़ा पहना आदमी उस हॉल के गेट पर पहरेदारी कर रहा है और अंदर दो आदमी मौजूद थे। उनमें से एक डॉक्टर के कपड़े पहन कुछ कर रहा था। एक 23 साल का जवान लड़का बेड पर तड़पते हुए चिल्लाता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे ना मारो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आपको जितने पैसे चाहिए मेरी मॉम आपको दे देगी। पर उन दोनों आदमियों पर लड़के की तड़पती चीखों का कोई असर नहीं पड़ रहा था, बल्कि उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें ये सब करने में मजा आ रहा है। तो एक डॉक्टर ने अपने साइड में खड़ी डॉक्टर से कहा, इन इंसानों की तड़प मुझे एक अलग ही किस्म का सुकून देती। ये सुनकर साइड में खड़ी फीमेल डॉक्टर ने कहा, सुकून भी और पैसा, सच में ये एक अलग किस्म का नशा है। मुझे भी कुछ ऐसा ही सुकून मिलता है। ये सबसे टफ और रोमांचक काम है। ये दोनों बातें करते हुए एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। आसपास के माहौल में दर्द की कुछ चीखें सुनाई दे रही थी। आखिर क्या कर रहे थे लोग डेड बॉडीज का? आखिर ये क्लैड के दोस्त थे या दुश्मन? कैसे विक्रांत इन दरिंदों का पर्दाफाश कर पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने